यदि आप सी टेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और आप परेशान हैं गणित यानी मैथमेटिक्स से कि सर पेपर कैसे होगा, तो ये 25 क्वेश्चन आने वाले आप देखिएगा और गणित का पेपर इस तरीके से निकाल देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि पेपर टफ था या बहुत हार्ड था। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। एक एक क्वेश्चन पेडागोजिकल है। अगर 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपको यह लगेगा खुद ही एग्जाम में कि सर ने क्या कहा था और एग्जाम में रिजल्ट क्या आया। आप नीचे इसी वीडियो में कमेंट करेंगे। स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डॉट डॉट क्या जरूरी होना चाहिए। अगर एक आप ही को ले लेते हैं, कोई बहन कोई भाई, अगर हम मानते हैं कि आप एक अच्छा गणितज्ञ हैं, यानी एक बेहतर व्यक्ति के साथ गणितज्ञ हैं, मैथमेटिक्स की बात करें, आपको जबरदस्त ज्ञान है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होना जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की निपुणता अगर आप में है तो क्या आप गणितज्ञ होंगे। अधिकतर सूत्र को याद करने वाले तो आप एक अच्छे गणितज्ञ होंगे। आप बहुत जल्दी सवालों को हल कर लें या सभी अवधारणाओं के बीच में लागू करना या फिर उनमें संबंध बनाना। तो मैं कह सकता हूं बड़ा आंसर, सटीक आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यही क्वेश्चन हमारा लॉक हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा लॉक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो, सामान्यकरण, हम चीजों को सामान्य बनाते हैं कठिन से। मानसिक चित्रण, अगर कोई भी सवाल है, मुझसे कहा जाता है 2 + 2 = 4 होता है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको अपने दिमाग में फीड करता हूं। क्रम परिवर्तन, कहीं ना कहीं आरोही अवरोही भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन बीजगणित से संबंधित नहीं है, वो माप नहीं है। इस क्वेश्चन को गलत किया है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। कई बार क्वेश्चन गलत भी होते रहते हैं, ठीक है ना। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। एक व्यक्ति को आवश्यकता है। अगर मैं ऑप्शंस नंबर फर्स्ट में देखूं तो घटनाओं में प्रवीणता, अगर देखूं कि भैया अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की बात कर रहा है। क्या चीजों को सूत्रबद्ध करने से चीजें हो जाएंगी क्या? लेकिन इसके आगे तर्क संगत भी लिखा है। अच्छा, याद करना क्या यहां पर हो सकता है? यह भी याद करना एक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। हमें प्रवीणता नहीं प्राप्त करनी है, अनिवार्यता प्रवीणता एकदम से नहीं प्राप्त करनी है। आंसर सटीक है, बड़ा है। अच्छा, सूत्रबद्ध क्या है यहां पर, क्यों लिया मैंने? क्योंकि याद रखिएगा अमूर्त चिंतन और तर्क संगत, क्योंकि याद रखिएगा जो गणित विषय होता है ना, यह आपका तर्क विषय वाला होता है, तार्किक क्षमता की बात करता है। और जब गणित ही तर्क वाला होगा तो ऑप्शन हम क्यों नहीं लें? ऑप्शन तो मुझे लेना पड़ेगा, बी के साथ चला जाएगा, है ना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, गणित की परियोजना। ध्यान दीजिएगा, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, या फिर अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। सिंपल सी बात है यार, अंक प्राप्त करने की बात हमें नहीं लेनी है, क्योंकि निगेटिव के साथ हमें निगेटिव लेना है। चीजों को अनुबंधन के साथ सीखना, कौशल को बढ़ाना, ये पॉजिटिव और ये प्रोत्साहन करना तो पॉजिटिव होता ही है। हमें अंक को प्राप्त करना एक नेगेटिव सेंस की तरफ जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाना के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। हमें उद्देश्य बताना है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ाना है। तो हमें क्या करना होगा? बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना,
6 अंकों तक घटना करना, घटना का मतलब है गणना करना यहां पर, और संख्याओं को जो है सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डी के साथ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा बड़ा आंसर, सटीक आंसर। और क्यों लिया है? क्योंकि यार देखो, हमें नंबर सिस्टम पढ़ाना है, उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे जो है सैकड़ा, दहाई, इकाई कुछ भी ऐसे समझ लें, यानी सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और उनको जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को भी समझना चाहिए कि संख्या अगर है तो इसका स्थानीय मान कितना है। अगर मैं 4, 5, 1 में 5 का स्थानीय मान देखूंगा तो 5 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इनमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान, स्थानीय मान का ज्ञान सब कुछ आना चाहिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया एक बच्ची है, गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? तार्किक बुद्धि के साथ चला जाएगा, क्योंकि तार्किक बुद्धि से संबंधित ही क्या होती है? गणित आपकी होती है। गणित एक कैसा विषय है? तर्क वाला विषय है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 आपसे कह रहा है बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। बच्चों में गोलाई का मतलब है कि मैं यहां पर एक सर्कल ले लेता हूं। इस सर्कल की बात करें तो ये गोलाई है ना, ये गोलाई किस तरीके से यहां पर जो है उनके बच्चों के, यानी जो पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में, उनमें यहां पर दिमाग में फीड होगी। अब किस तरीके से अगर उनको दिखाया ना जाए तो फिर किस तरीके से चीज़ों को बताया ना जाए, ऐसे ही बोला जाए कि भाई आप जो है समझो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एक बॉल दिखा देता हूँ, फुटबॉल दिखा देता हूँ, टेनिस की बॉल दिखा देता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो गोल आकार में है। अवधारणा को किस तरीके से आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे? विशिष्टीकरण, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा या सी के साथ? चलिए दोस्तों, यहां पर बी के साथ चला जाएगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ, क्योंकि जब चीजों को हम पहले देखेंगे उसके पहले ना देखने वाली चीजों को, यानी जैसे हम कहते हैं ना ज्ञात से अज्ञात, जानने वाली चीजों से हम जाते हैं ना जानने वाली चीजों की तरफ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जवाब दीजिएगा। गणित की बात करें तो गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता को पढ़ी जा सकती है। बीजगणित को पढ़े बिना भी संख्या पढ़ी जा सकती है। तो कितना आनंद आ जाए अगर अंकगणित को पढ़े बिना हम समीकरण बना लें, तो मैं तो यार बिल्कुल विद्वान हो जाऊंगा। बीजगणित को बिना पढ़े, बीजगणित को पढ़े बिना अगर हम यहाँ पर त्रिभुज को जान लें तो कितनी अच्छी बात है। अगर हम सांख्यिकी स्टैटिक्स को जान लें तो कितनी अच्छी बात है। मतलब अगर पढ़ना ही ना पड़े तो कितनी जबरदस्त बात हो, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक या फिर धार्मिक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर 9 के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि 9 का सी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित में मानसिक तौर पर बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, और याद रखना है कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा। ये बात लिख लीजिएगा और आप कमेंट करेंगे आके। एनसीएफ 2005 से थोड़ा बहुत चेंज होगा, आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा एनसीएफ बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, अगर बात करें बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित के उच्चतर पढ़ाई को यहां पर पूरी तरीके से तैयार कराना, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये निगेटिव पूछा है तो हम गणितीय तैयार करना, ये पॉजिटिव है। हम कह सकते हैं समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, ये पॉजिटिव है। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा आपको फर्क बताऊं तो आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्या बताओ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा क्या? जल्दी से, हाँ जी। देखो, यहां पर जब भी क्वेश्चंस में कहा जाए निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, जब नहीं है तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, यह ऑप्शन पॉजिटिव है। यह ऑप्शन गणितीय रूप देना
पॉजिटिव है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना पॉजिटिव है। डी के साथ चला जाएगा क्योंकि उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करवाना, यही कहता है प्राथमिक विद्यालय में गणित का कोई संदर्भ नहीं है। अगर यहाँ पर धोखे से ना ऑप्शन नहीं काट दें तो हम याद रखें कि ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, याद रहे। ऑप्शन नंबर अगर निगेटिव में पूछा है तो निगेटिव में उच्चतर पढ़ाई नहीं करवानी है क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, नीचे आंसर गलत टाइप है। तो फिर भैया सब्सक्राइब करो क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि हम शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं आपको। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित में प्रतिचित्रण के लिए जो आप चीजों को बनाते हो अपनी कॉपी में, आप चीजों को फीड करते हो अपने माइंड में, प्रतिचित्रण कहलाता है। इनमें से अगर देखा जाए कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, जो आप चीजों को देखते हैं। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। हमें निगेटिव पूछा है तो प्रोत्साहन पॉजिटिव हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। प्रतिचित्रण गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। मैंने कहा तुरंत लगा दो आंसर, जब नहीं है पूछे और नहीं है आ जाए तो तुरंत आंसर लगा दो, यही ट्रिक है जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज स्पष्ट कीजिए। एक वर्ग जो है किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। एक यहां पर स्टेटमेंट दिया है परिभाषाओं के संदर्भ में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपको स्पष्ट करना है। तो विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, इस लाइन का एक उद्देश्य बनता है एक टीचर के लिए। तो ये टीचर जो है किस तरीके का एम निर्धारण करता है आपके लिए, आपका मतलब है कि बच्चों के लिए। विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराने का मतलब ही यहां पर टीचर का उद्देश्य है क्या, विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना। अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के चिंतन की बात करें, अवसर देना या अंतः क्रिया सहभागी बनाना। मैं कह सकता हूं कि सबसे सटीक आंसर अवसर देना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से बेस्ट है ही नहीं। उद्देश्य से पूछा है तो बच्चों को अवसर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, जवाब दीजिएगा। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे या करेंगे, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे, गलत बात। अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे या फिर कारणों का निदान करेंगे। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 तो सबसे बेस्ट है और आंसर नंबर 4 ही जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बात करें 14 नंबर, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा सबसे बेहतर तरीका है कि गणित को पढ़ाने के लिए सबसे जबरदस्त सटीक ऑप्शन कौन सा बैठेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। मैंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें केवल आ रहा है। केवल वाले ऑप्शन हमेशा निगेटिव होते हैं और ही वाले हमेशा निगेटिव होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं यार, ऑप्शन भी नहीं पढ़े। हमने कहा पहले क्वेश्चन को हटा दो, ऑप्शन को ही हटा दो। तो मैंने कहा ही हटा दो, केवल हटा दो। ये आप जब भी अपना सीटेट का एग्जाम देने जाएं तो मेरी बात याद रखना, सीटेट को क्रैक करने का एक ही तरीका है, सबसे बड़ा आंसर लगा कर आना। जब कुछ ना समझ में आए 20 नंबर बढ़ जाएंगे पूरे पेपर में 150 में। और 20 नंबर अगर आपको और बढ़ाने हैं, मतलब अगर 40 नंबर अगर आपको और बढ़ाने हैं, 40 नंबर आपका क्वेश्चन पेपर छूटा हुआ है, तो आप याद रखो कि उन 40 नंबर में एक पहली बात तो यहाँ पर आपको बड़ा आंसर लगा देना है आधे में, और आधे में क्या कर देना है, आधे में ऐसे ऑप्शंस को काट देना है जो हो नहीं सकते। जब 3 आप काट दोगे या 2 काट दोगे तो 50-50 चांस 2 में लगा लोगे, 3 में काट दोगे तो आप 100% लगा दोगे कि भैया यही होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो 2 तरीके की ट्रिक आप अपनाइएगा। पहली ट्रिक तो ये है बड़ा आंसर, और दूसरी ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिएगा, यानी ऑप्शंस को काटना स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाना है कि मापित क्या है, चीजों की माप, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, इनकी माप को पढ़ाना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या केवल। अब केवल वर्ड आ गया ना, केवल को हम क्या इसको हटा सकते हैं,
तो मैं कह सकता हूं कि क्या केवल को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं केवल को। अब मैं कह सकता हूं निगेटिव आ रहा है, ये भी हमें हटा देना चाहिए। अब हमारे पास 50-50% चांसेस हैं। अब मुझे ये बताओ, मैं एक टीचर हूं और मुझे पढ़ाना है कि माप स्केल पढ़ाना है कि ये देखो ये मेज कितनी लंबी है, इसको मैं सेंटीमीटर में बच्चों को बताना चाहता हूं, ठीक है ना, या मेरी लंबाई सेंटीमीटर में या फुट में कितनी है। तो याद रहे कि अप्रमाणिक मापों का प्रयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी टेट मारता है ए के साथ। याद रखिएगा, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यह सीटेट मारता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। आगे बात करें 16 नंबर। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए मतलब नेगेटिव के लिए नेगेटिव ऑप्शन हमें पूछना है। बहुत बढ़िया। और जो क्वेश्चन नंबर 15 आपने लगाया है ना, उसमें ऑप्शन नंबर बी हमेशा किताबों में होता है और रियलिटी में भी आंसर बी होता है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हम अप्रमाणिक मापों से ही चीज़ों को समझाते हैं, बाद में प्रमाणिक मापों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसलिए सी टेट ने गलत लगाया है, आपको अपने हिसाब से ही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 आंसर क्या होगा? 16 आंसर का चला जाएगा बी के साथ। हमेशा याद रखना है निगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ रटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? आंकड़ों का विश्लेषण करना है, कोई आंकड़े दिए गए हैं, किसी सारणी में 20 दिया है, 25 दिया है ना, 20, 25, 30 दिया है, तो इनका विश्लेषण करना है। भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले के द्वारा, वर्ग पहली सर्वेक्षण आधारित परियोजना के द्वारा, या प्रश्नोत्तरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सर्वेक्षण आधारित परियोजना, आंसर जाएगा सी के साथ। 18 नंबर, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? एक ऐसा मूल्यांकन जो विद्यार्थियों के फीडबैक की यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, फीडबैक के परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, वो कौन सा मूल्यांकन है? रचनात्मक मूल्यांकन है क्या, भावनात्मक मूल्यांकन है क्या, निदानात्मक मूल्यांकन है, या सारांशात्मक मूल्यांकन है? तो जब बच्चों की बात करें, त्रुटियां होती हैं तो हम चीज़ों को ढूंढते हैं और उनका निदान करते हैं। तो यहाँ पर फीडबैक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना, नए सूत्रों को समझना, गणना कौशल का विकास करना, या ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अच्छा, मैंने ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं लगाया? गणना कौशल का यहां पर विकास। अब ज्ञान की परिस्थितियां तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती हैं, जबकि गणना हमारा रिलेट करेगा, गणित से करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पॉजिटिव वे में जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। आगे बात करें 20। एक छात्र 320 कहने में इसे 30020 के रूप में लिखता है, क्योंकि इसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, उसे जोड़ की समझ नहीं है, उसे घटनाओं के बारे में या उसे घटाव के बारे में, व्यकलन जिसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में समझ नहीं है, उससे गुणे की बात करें उसको समझ नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज को हम कहें 320 ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन लिखता कैसा है? 320 लिखता है। और अगर 320 ऐसा लिखता है तो उसको अपने डिजिट की बात करें, जिसको प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू की बात करें तो स्थानीय मान होता है। तो उसके अगर बारे में जानकारी नहीं है तो फिर कैसे चीजों को लिखेगा? अगर मैं 320 में अगर देखा जाए 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जाऊंगा तो मुझे 20 मिलेगा। अगर मैं 30020 में अगर हम 2 की बात करें तो भी 20 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 0 ले लेता हूं तो यहां पर क्या मिलेगा? अगर मैं 3 ले लेता हूं तो फिर क्या मिलेगा? तो 3 का ले लूंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर 4 मिल गया, यानी 30,000 आ रहा। और यहां पर अगर हम 320 में 3 का ले रहा हूं तो मैं केवल 300 आ रहा है स्थानीय मान। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए जोरदार थे, बॉर्नवीटा वाले। सब्सक्राइब कर लें डेली क्लासेस के लिए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी सी-टेट पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। एकदम बिंदास पेपर होगा, भरोसा अपने आप पर करिएगा। वंदे मातरम। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं फटाफट। लाइक तो बनता है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्कोर क्या है कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम।